हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर उज्जवल मेहरोत्रा, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े संस्थान जिनका पूरे विश्व में नाम है, जैसे कि नारायणा हृदयालय हो गया और दीपक हॉस्पिटल लुधियाना में, ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम इतने लकी हैं कि इनका आज हमें जो सौहार्द मिला है, इनसे हम सवाल पूछेंगे जिनको लेके आम पब्लिक में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इसका मैं खुद शिकार हो चुका हूं। कैसे 10 साल छाती में दर्द रहा, मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप एनजीओ कराइए, पर जो आपका सवाल है वही मेरा सवाल था, एनजीओ कराऊंगा फिर कोई स्टेंट ना डाल दे। मेरे एक्सपीरियंस में क्या रहा दोस्त, कि मेरी एक नस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज थी और वाकई में मेरी जान बचाने वाली बात हुई, जो एकदम से मेरी स्टेंटिंग हुई। और मैं तो एक खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, तो ये चीज जानता हूं। यहां तक कि देखिए, मैं जगराउं न्यू कोकिला हॉस्पिटल है, वहां पे कैंसर, दिल के रोग, वहां की सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल है। इसके बावजूद मतलब एक जो हार्ट की जो स्पेशलिटी, ऐसी स्पेशलिटी है कि हार्ट स्पेशलिस्ट के बिना इसके बारे में और कोई जानता नहीं होता है। और ये बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल हैं, स्टेंटिंग कब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कितना ब्लॉक हो तो स्टेंटिंग होनी चाहिए, एनजीओ कब करानी चाहिए। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत लोगों के दिल में ये एक गलत फहमियां हैं। तो सर से पूछेंगे, एक एक करके सवाल पूछेंगे। सर, ये जो कहते हैं कि आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओ या आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको बोल देगा कि डॉक्टर सर आप तो एनजीओ कराइए, एनजीओ मतलब एनजियोग्राफी कराइए, कि आपके दिल में हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे और देखेंगे दिल की धमनियां। आपका क्या विचार है? थैंक यू डॉक्टर प्रभात। ये आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं ये और जिस तरीके से आप डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। आजकल के जो लोग हैं वो इसी डर में रहते हैं कि किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास हम जाएंगे और कोई भी चीज़ बताएंगे तो वो फ़ौरन बोलेगा चलो एंजियोग्राफी कर देते हैं, और उसके बाद टेबल पे लेके जाएंगे और बोलेंगे कि इसमें इतनी ब्लॉकेज है और अब आपको स्टेंट की ज़रूरत है। तो आम धारणाएं जो हैं लोगों की आजकल ऐसी हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं पेशेंट को हमेशा यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें और मरीज़ की जांच करें, उसमें जो है कि अगर कोई भी हार्ट का दर्द जो है हमें लगता है कि लेफ़्ट साइड में है और जबड़े में जा रहा है या हाथ पे जा रहा है और उसके साथ पसीना और भारीपन जैसी चीज़ें हैं, तो ये कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ टेस्ट होते हैं, इसके बाद आप ज़रूर परामर्श करें, और एक सीक्वेंस ऑफ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। जैसे पहले ईसीजी हो गया, फिर इको हो गया, फिर टीएमटी हो गया, एंड देन वी प्रोसीड विद एंजियोग्राफी, और देन इफ नीडेड वी गो अहेड विद स्टेंटिंग और नॉट। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा, आप सर के लिए तो ये चीज बहुत छोटी है कि इन्होंने इसको इतना भी मतलब वो नहीं इस चीज को बड़ा मानते। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने एनजीओ कराई, दोस्तों बहुत छोटा टेस्ट है, एक सीटी स्कैन से भी आसान टेस्ट है, और जो टेस्ट आपकी जिंदगी बचाता है, और इसमें रिस्क बहुत मामूली है। हाँ, पर इस टेस्ट की वजह से एक डर को पाल के हमें अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और एक जो लोगों के मन में भ्रांतियां डाल रखी है ना कि डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर डॉक्टर हमेशा ठीक काम करता है, ज्यादातर डॉक्टर ठीक काम ही करते हैं। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ, मैं तो अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप अमेरिका चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप एक गांव में इलाज कराइए। अगर आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट से, कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज कराते हैं तो इलाज हर जगह पे सेम होगा। क्यों? इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, हम लोग भी उसके आगे या पीछे कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? हमें भी कानून को जवाब देना है। तो सर की बात बिल्कुल सही है, ऐसा दर्द जो यहाँ पे छाती को दबा दे, भयंकर दर्द होता है दोस्तों। मैं तो भुगत चुका हूं। और ये पसीना आता है, पसीना आना खैर जरूरी भी नहीं है, छाती का दर्द हो, यहाँ पे दर्द हो, चाहे आपको मालूम हो आपको एसिडिटी की तकलीफ है, पर आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर एनजीओ चाहिए तो चाहिए, बहुत छोटा और बहुत सस्ता टेस्ट है और आपको कराना चाहिए। अब सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और देखा भी है, अब ज्यादातर प्रोसीजर मतलब तभी करते हैं जब बहुत जरूरी होता है। आप एक चीज कहते हैं कि दिल में नई नसें बनती हैं, हर आदमी को जरूरत नहीं होती।
आपके तो चमत्कार हमने देखे हैं कि मतलब तीनों धमनियां, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, फिर भी आप मरीज बचा लेते हैं। और दोस्तों मैं इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि 2.5 साल से ये जगरांव में न्यू कोकिला हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। आज तक 2.5 साल में एक मरीज की मृत्यु हुई है, वो भी जो लाया ही इस स्थिति में गया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है, हार्ट जैसी स्पेशलिटी में इतने मरीज आते हैं और फिर भी इनके किसी मरीज को, ये मुझे तो लगता है साक्षात ब्रह्मा का रूप है। खैर, अब सर से ये पूछेंगे कि ये क्या ऐसा अनोखा करते हैं कि मरीज को एंजियो की जरूरत नहीं है, मरीज को किसी चीज के दर्द भी ठीक हो जाती है और प्रोसीजर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो सर आप क्या ऐसा करते हैं, आप साइंस को कैसे फॉलो करते हैं? डॉक्टर प्रभात का बहुत ही अच्छा और जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए, ये डॉक्टर साहब ने जो पूछा, ये सवाल हर किसी के साथ आता है, क्योंकि आप कुछ होता है, कुछ डॉक्टर्स का पर्सनल नेचर होता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों की ट्रेनिंग हुई ऐसी होती है। तो मैं अपने आप को लकी इस सेंस में मानता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हुई और बहुत ही एथिकल डॉक्टर्स के अंडर हुई। जैसे जब मैं अपनी कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे गाइड डॉक्टर एस.सी. मनचंदा थे, जो रिटायर्ड एचओडी एम्स थे। उन्होंने मुझे गंगाराम में ट्रेन किया। उसके बाद मेरी इंटरवेंशन में ट्रेनिंग हुई, जो कि नारायण हृदयालय बैंगलोर में हुई, जिसमें दुनिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन्स हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग जब हमारी हो जाती है तो हम हर तरीके के मरीजों को देख लेते हैं, हम परख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि किस मरीज को जेन्यूनिटी, किसको कितना जेन्यून है इंटरवेंशन करना, कहीं हमारे इंटरवेंशन से चीज़ें ना बिगड़ जाएं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रेनिंग इतने हाई वॉल्यूम सेंटर्स में उनकी नहीं हो पाती, तो वो ऐसे पेशेंट्स को देख ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस पेशेंट को आगे उसका फर्दर फॉलोअप कैसा रहेगा। और हम ऐसे सेंटर पे ट्रेन होके आए हैं जहां हमने टर्मिनल पेशेंट्स देखे हुए हैं कि यहाँ पर भी ये ऐसे लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये हमारे इलाज में जो होता है एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि हम किसी को उस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हमने ऐसे बड़े सारे पेशेंट्स आगे देखे हुए होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये कैसे इनका ट्रीटमेंट फॉलो होगा। दोस्तों मतलब सर की इस प्रतिभा को तो मैं हमेशा से बहुत मानता हूं कि ये दवाई से, ये एक बॉडी में कैपेसिटी बनाते हैं कि हार्ट को एक आदत डाली जाती है कि वो एक्सरसाइज को टॉलरेट करे। वो हार्ट को इंड्यूस करते हैं कि नई नई आर्टरीज या धमनियां बने, जिससे कि दिल और मजबूत हो, बजाय इसके कि हम पहले वाली कमजोर नसों को छेड़ते रहें। सर अभी आपने कमाल किया है, मतलब बड़ी सबका सवाल होता है कि आपने ऐसी नस को कैसे ठीक कर दिया कि जहां से 2 नसें जा रही हैं और आप एक में स्टेंट डालेंगे तो दूसरी ब्लॉक हो जाएगी। मैं तो आपका वो केस देख के हैरान रह गया, मतलब क्या था वो केस और आपने क्या किया, थोड़ा रोशनी डालेंगे? लोगों का सवाल ये रहता है कि एक नस है, उसमें से दूसरी जा रही है, एक नस में स्टेंट डालेंगे दूसरी बंद हो जाएगी। तो ये उस दिन मैं तो खैर मान के चल रहा था कि मरीज ठीक नहीं हो सकता, और सर ने जो मतलब गजब। सर बताइए प्लीज। जी डॉक्टर प्रभात, ये एक केस होता है जिसे हम कहते हैं बाइफरकेशन स्टेंटिंग। इसमें ये क्रिटिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक जगह से ही 2 नसें निकल रही होती हैं, बड़ी नसें। तो इसमें अमूमन ऐसा होता है कि अगर हम एक नस को छेड़ते हैं तो दूसरी नस के बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, ठीक करने वाला परमात्मा है, और हम लोग क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी हुई है तो हम लोग को पता रहता है कि किस तरीके से ऐसी कंडीशन को बेटर हैंडल किया जाता है। पर ये पेरिफेरी में ऐसा केस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, हाँ, पर ये जो कुछ भी था भगवान की कृपा से ठीक हो गया और वो पेशेंट अब ठीक है। पर ये कुछ टेक्निकल जो होती हैं चीज़ें, वो ध्यान में रखनी चाहिए और केस ठीक हो जाता है। दोस्तों मैं सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जगरांव एक छोटा सा शहर, 3 कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब क्या नई दुनिया यहाँ पे बना दी गई है जगरांव में। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों की कोशिशों से जगरांव या पंजाब एक मेडिकल हब बन जाएगा।
यहाँ के लोगों को तो सुविधा मिलेगी, हमारे पास दिल्ली से, गाजियाबाद से, यूपी से बहुत से मरीज आते हैं और देख के खुशी होती है कि पंजाब का नाम रोशन हो रहा है। और एक मतलब मात्र 3 साल पुराना हॉस्पिटल ने इतना नाम बनाया कि नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सर इसके लिए आपका थैंक यू। अच्छा सर, उसमें क्या 2 स्टेंट डाली कि एक डाला सर आपने? तो सर उसमें हमने एक स्टेंट को डाल के एक्सपेंड किया और उसमें हम जो है एक प्रोटेक्टिव वायर दूसरी नस में डाल के रखते हैं कि इन केस अगर वो नस बंद होती है देन वी गो अहेड विद स्टेंटिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसको हमने हल्का सा बलून करके ही छोड़ दिया और उसमें फ्लो मेंटेन था, तो उसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही स्टेंट से हमारे ये दोनों काम हो गए। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये पहचानना कि किस नस में क्या काम किया जाना चाहिए, किसको खोलना चाहिए, किसमें स्टेंट डालना चाहिए। एक कला होती है काम करने की, ये कला सीखनी कि कब नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप मरीज में जिद करके कोई प्रोसीजर करते रहें और जान चली जाए। इसीलिए शायद है कि सर का मोर्टेलिटी रेट, ये कह लीजिए सर के किसी पेशेंट की डेथ नहीं होती। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, जिसको जाना है उसको जाना है, पर 2.5 साल में सिर्फ एक मरीज का एक्सपायर होना इज लाइक मतलब वंडरफुल। और सर एक अभी आपने केस किया, दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग टीएमटी कराते हैं वो क्या होता है कि डॉक्टर दौड़ाते हैं आपको एक मशीन पे 170-80 पे जाके, जहां आपको आपकी धड़कन होती है, जब छाती में दर्द होने लग जाए वो आपको रोक देते हैं, या तब आपकी ईसीजी ली जाती है देखने के लिए कि दिल कितना बोझ ले सकता है। एक मरीज हमारे पास आया, उसकी धड़कन ही 180-200। मैंने सर से पूछा कि सर ये मरीज बचेगा कैसे? तो सर ने एक प्रोसीजर किया जिसको ईपीसी कहते हैं। सर ने एक प्रोसीजर किया जिसको ईपीसी कहते हैं। सर ने एक प्रोसीजर किया जिसे ईपीसी कहते हैं। वो प्रोसीजर दिल्ली तक करने वाले बहुत कम लोग हैं, पंजाब में तो होता ही नहीं है। तो खैर फिर हिमाचल से भी कुछ पेशेंट्स आए और काफी मतलब हमें इस चीज का रिस्पांस मिला। तो सर ये ईपीसी क्या चीज होती है, ये धड़कन को कैसे ठीक करती है? जैसे आपके दिल की धड़कन कभी दोस्तों बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, आपको डर लगता है कि कहीं पे कुछ हो नहीं जाए, वाकई में सीरियस चीज है। और इसको एक मतलब प्रोसीजर के साथ सर ने ठीक किया। सर की राय लेंगे, सर क्या किया आपने? जी डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली हमारे हार्ट में 2 सिस्टम्स होते हैं। एक तो होता है ब्लड वेसल का सिस्टम और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जो ब्लड वेसल का सिस्टम होता है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आती है तो हम उसमें स्टेंट या बाईपास सर्जरी करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है वो उसमें दिल की धड़कनें बढ़ती हैं या कम होती हैं। जब दिल की धड़कन कम होती है तो हम उसमें पेसमेकर डालते हैं, और दिल की धड़कन बढ़ती है तो उसमें हम ये काम करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे तार या कुछ ऐसी जगहें होती हैं हमारे हार्ट में जो कि धड़कन को बढ़ा रही होती हैं। तो हम इस जो विधि है जिसे हम EPSRFA कहते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, उस जगह को पहचानते हैं और जो फोकस इस चीज़ को इनिशिएट कर रहा होता है उसे हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिसेंटली एक ऐसा प्रोसीजर किया है जिसमें हमने एब्लेशन किया है AVNRT का, और उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ और अब वो डिस्चार्ज हो गया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही कम जगहों में होती है और इसे करने वाले बहुत कम लोग हैं इंडिया में, और फॉर्चुनेटली अब ये सुविधा भी आपकी न्यू कोकिला हॉस्पिटल जगरांव में उपलब्ध है। दोस्तों साधारण शब्दों में सर ने क्या कहा है, जब हमारे दिल में कोई ऐसा नोड या गांठ अलग से बन जाए या सोजिश की वजह से या किसी कारणवश वो खुद ही एक्टिवेट होने लगे और दिल की धड़कन को बढ़ाती रहे, या नोड में कोई परेशानी आ जाए, वो प्रॉपर तरीके से वो हमारा सिग्नल ना दे पाए, तो होता क्या है कि वो तेज धड़कने लगता है। अब देखिए 140-50 के ऊपर जाएगा तो दुर्घटना की संभावना तो बनी रहती है। अब ये सर के पास जादू है या सर के पास टेक्नोलॉजी है, सर इसको ठीक कर देते हैं। और ये वाकई में अद्भुत है कि ये चीजें अब मतलब पंजाब में होने लगी हैं। लोग दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट बुक करके जाते थे और उस उतने टाइम में भी रिस्क बना रहता था। और यहां तक कि मतलब पंजाब में दिल के जो हृदय के रोग के स्पेशलिस्ट हैं, जिसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, 3 कार्डियोलॉजिस्ट सर की टीम में हैं। मतलब इतनी फैसिलिटी दे पाना वाकई गजब। मैं तो सरकार का डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवादी हूं। सर एक और चीज बताइए कि हम लोग कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा, क्या दिल भी सोचता है?
सर ये तो आपका बड़ा थोड़ा इमोशनल और ये रोमांटिक क्वेश्चन हो गया। ये हमारी जो मेडिकल साइंस है, इससे इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा सर, मुझे माफ कीजिएगा इसके। सर अच्छा, अब आप बताइए कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे। एक चीज क्लियर है दोस्तों कि इसमें कोई सर की बड़ी बात नहीं है। सर का सिर्फ इतना है कि जिस मरीज में जरूरत नहीं है या जो मरीज नहीं कराना चाहता अपने वहम की वजह से, एक कला है कि उसको दवाई से या लाइफस्टाइल को चेंज करके दर्द से मुक्त कर देते हैं और रिस्क कम कर देते हैं। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बताया बुजुर्गों में है ना, 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड होती हैं फिर भी जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। तो सर आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे लड़ीवार तरीके से कि क्या खाएं क्या पिएं कि दिल का रोग नहीं हो। अब दिल का रोग हो गया, एक और सवाल सर, कितने, पहले मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा, कितने % ब्लॉक पे स्टेंटिंग होनी चाहिए? एक नस में स्टेंटिंग होनी चाहिए, तीनों में होनी चाहिए, कब बाईपास होना चाहिए, स्टेंटिंग नहीं होनी चाहिए? इसकी जो मतलब कम शब्दों में आप ये इंडिकेशन बताइए। कहते हैं मेरे को तो 80% ब्लॉक हो गया, कितना सीरियस है, कौन सा ब्लॉक सीरियस है, कौन सा नहीं है, कब स्टेंटिंग की जरूरत है, कब नहीं है, ताकि कोई हमारा मित्र अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, दिल के रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाए, उसको बोला जाए भाई तेरी नस 70% ब्लॉक है, स्टेंटिंग करा लें, तो आपका ये वीडियो उसकी मदद करे। सर आपका ये बहुत ही ऐसा सवाल है कि ये कोई बहुत ही काबिल डॉक्टर ही पूछ सकता है और एक बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी पूछ सकता है। और इससे मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा जवाब दूँ कि एक आम आदमी जो जिसे डॉक्टरी फील्ड का या मेडिसिन का कोई आइडिया नहीं है, उसको इससे बेनिफिट हो। तो देखिए, एंजियोग्राफी के बाद जब ब्लॉकेज आपकी आती है तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स यानी कि आप कितना आप को तकलीफ़ है, छाती में कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितनी तकलीफ़ के साथ आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। क्योंकि हम एज ए डॉक्टर्स जो होते हैं एनाटमी नहीं ट्रीट करते, हम फिजियोलॉजी ट्रीट करते हैं। कई बार जो दुनिया का एक सबसे बड़ा ट्रायल हुआ है जिसे हम जुपिटर ट्रायल कहते हैं, उसमें उन्होंने ये घोषित किया हुआ है कि जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट होते हैं उनको केवल दवाइयों पे ही रहना चाहिए बिना एंजियोग्राफी। मतलब कि अगर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना मतलब कि अगर आप चलते हैं और छाती में भारीपन होता है और वो आपके रुकने पे रुक जाता है तो दवाइयों से ही मैनेजमेंट उसका होना चाहिए। तो आपकी बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को, ये हमने आपकी एनाटमी देखे बिना ही जज कर लिया। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि अगर सिम्टम्स थोड़े सीवियर हैं तो फिर आपको कितनी नसों में ब्लॉकेज है और आपको शुगर की बीमारी है कि नहीं है, आपका हार्ट का फंक्शन कम है कि नहीं है। तो इन सारी तीनों चीज़ों को मिला के हमारा अल्टीमेटली निष्कर्ष निकलता है कि क्या अल्टीमेटली आपके लिए बेटर रहेगा, बाईपास या स्टेंटिंग। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इमरजेंसी ना हो तो कम से कम 2 या 3 चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें किसी भी चीज़ को करवाने से पहले। सर अगर एक नस में, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि एक नस में 90% ब्लॉकेज है, 70 है, 80 है, वो कितनी हो तो स्टेंटिंग की जरूरत है, ऐसा कुछ? सर हमारी किताबों के अनुसार जो होता है मोर देन 70% ऑफ ब्लॉकेज विद पेशेंट सिम्टम्स शुड बी स्टेंटेड। लेकिन एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हम ये देखते हैं कि अगर नस की बहुत दूर पे है या किसी छोटी नस में है तो उसको हम कहते हैं कि बेहतर है कि दवाइयों पे ही रखा जाए। अगर नस की शुरुआत में है, बड़ी नस की शुरुआत में है या ऐसी किसी जगह में है तो हम कहते हैं कि उसे स्टेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों नटशेल में जो सर ने बताया, अगर 70% या 70% ब्लॉकेज हो तो कोई भी नस हो, बड़ी नस, छोटी नसों की ब्लॉकेज से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और कोई आपको रिस्क भी ज्यादातर नहीं होता है, पर फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कोई नस ऐसी भी होती है जो नोड को सप्लाई करती है तो वो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। अब ये कि 70% ब्लॉकेज हो तो डॉक्टर जेन्युइन है कहने में कि आपको स्टेंटिंग करानी चाहिए। दूसरी बात ये कि कई बार मेन नस ऐसी होती है कि उसकी थोड़ी सी ब्लॉकेज भी आपके लिए रिस्की हो सकती है, और स्टेंटिंग कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है और उसमें रिस्क भी बहुत नहीं है। अब देखिए, लोग
गॉल ब्लैडर का, जिसे पित्त की थैली बोलते हैं, पित्त की थैली के ऑपरेशन ऐसे जाके कराते हैं कि जी करा दो, कई लोग तो शौकिया ही जैसे मतलब है ना। तो स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये इतने साधारण प्रोसीजर हैं कि स्पेशली सर जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने जिंदगी में हजारों लाखों की तादाद में किए हैं, तो इसमें रिस्क आपको जान के हैरानी होगी कि पित्त की थैली के ऑपरेशन से भी कम होता है। वैसे सर का बायस ये है कि मैं दवाई से ठीक कर दूंगा, मैं कहता हूं सर नहीं, आजकल जमाना ये है कि अगर छोटे से प्रोसीजर से मरीज की जान बचती है तो करना चाहिए। हम अगर ये सोचते रहेंगे, मरीज तो कई बार ना समझ हो सकता है ना, तो अगर उसको जरूरत है तो एक बार सलाह जरूर देनी चाहिए। अब सर वही सवाल जो अंत में मैं पूछने वाला हूं कि आप क्या कहेंगे कि आप सुबह उठते हैं, क्या खाएं, आप क्या करें? एक दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि दिल के रोग के लिए रिस्क फैक्टर है, आप मेल हो तो ज्यादा है, आप 45 से ज्यादा हो तो ज्यादा है। तो वो चीजों के हिसाब से सर आपको क्या राय देंगे कि आपको पहले तो दिल का रोग ही ना हो तो प्रोसीजर की जरूरत नहीं हो, और आप लंबा जिए? बहुत अच्छा सवाल है सर का। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारी जो बॉडी है वो नेचर्स के रूल को फॉलो करती है। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जिस तरीके से पानी जो है वो रुक जाता है तो उसमें गंदगी पनपती है, उसी तरह शरीर जब रुकता है तो उसमें बीमारियाँ पनपती हैं, चाहे वो हार्ट की हो या किसी भी तरीके की हो। तो इंसान को ये चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे और बॉडी का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रहे। दूसरी चीज़ ये है कि वो नेचर की प्रोटोकॉल को फॉलो करे कि दिन में जगना होता है तो दिन में जगे, रात में सोना होता है तो रात में सोए। नेचर के अगेंस्ट कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, स्मोकिंग, टोबैको को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमारी नसों को ब्लॉक करती हैं और उनमें ब्लॉकेजेस का कारण होता है। हार्ट की ही नहीं, दिमाग की नसें, पैर की नसें और भी हमारे जितनी भी नसें हैं उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। चौथी चीज़ होती है कि ट्रांस फैट, जिसमें हम ये कहते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें एक चीज़ होती है ट्रांस फैट, वो हमें कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर अनस्टेबल प्लाक को जन्म देता है, जो कि रप्चर करके ब्लॉकेज करने का रीज़न होता है। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो सारी ही बीमारियों की जड़ है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो एक चीज अगर आपको छोड़नी है तो वो है तंबाकू, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा आपने जितना हो सके वॉक करना है, चौथा फल सब्जी ज्यादा खाएं, मैदा मैदे से बनी चीजें मत खाएं, जंक फूड मत खाएं, पिज्जा बर्गर मत खाएं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, अच्छा है। मीठे से जितना दूर रहेंगे उतनी लंबी आयु आप प्राप्त कर पाएंगे। अब सर एक चीज जो मैं पूछना चाहता था, कई शौकीन लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं शराब तो दिल के लिए अच्छी है। शराब के बारे में या अल्कोहल के बारे में आपके क्या विचार है दिल के रोग को लेके? क्या ये दिल के लिए अच्छी है, क्या ये दिल के लिए खराब है? अगर लेनी है तो कितनी लेनी है? और क्या आप किसी को सलाह देंगे कि आप ड्रिंक इसलिए करो कि आपको दिल की प्रॉब्लम है? ये चीज थोड़ी सी। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, और मुझे यही लग रहा है कि आपके मन के सारे सवाल आप पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्पेशली पंजाब में देखिए, पर्सनली और मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहता है कि यू शुड नॉट ड्रिंक। लेकिन मैं आपको अपनी जो हमारी ब्राउन रोल्ड करके किताब है उसके ही वर्डिंग बता देता हूँ। उसके हिसाब से कि 30 ml तक का सेवन पर डे, या जिसे हम 1 या 2 पैक कहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ उसने एक चीज़ और लिखी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो आदमी ड्रिंक नहीं करता उसको ड्रिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि समझदार को इशारा ही काफ़ी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज देखिए कि सर ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। एक तो ये कि कितना ब्लॉक हो तो आपको कुछ करना है, दूसरा ये कि अगर डाउट भी हो तो करना ही है। ये बहुत कई लोग अपनी मतलब जो जिसको हम क्वैक्स बोलते हैं है ना, जिनको हम ये बोलते हैं कि वो झोला छाप डॉक्टर, उन लोगों ने अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या वो सब धंधे करने के लिए एक भ्रांति फैला दी है कि कार्डियोलॉजिस्ट तो सबको, ऐसा नहीं होता है। साइंस साइंस होती है। सरकार ने इतनी, और मैं पंजाब में भगवंत मान सरकार का शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा, बहुत अच्छे से आयुष्मान को चला रहे हैं और
आजकल तो मतलब पेमेंट्स भी रेगुलर हैं और मरीजों का इलाज हो रहा है। देखिए न्यू कोकिला हॉस्पिटल जगरांव में आयुष्मान है, कितने लोग सुविधा उठा रहे हैं और दिल की बीमारी है ना, दिल की बीमारी से भी बिना खर्च के ठीक हो पा रहे हैं और सर तो चार्ज भी बहुत कम करते हैं। तो प्लीज ये भ्रांतियां मन में मत डालिए। कोई भी डॉक्टर साइंटिफिक तरीके से गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज करता है, अगर जरूरत है तो उसको कराइए। ये अगर आप पित्त की थैली का ऑपरेशन करा सकते हैं तो स्टेंटिंग उससे आसान, उससे कम रिस्क वाली और आपका ज्यादा जान बचाने वाली प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए कि कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो तो इंश्योरेंस नहीं हो तो आयुष्मान तो हर जगह अवेलेबल है ही है और अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं इसी के साथ सर का धन्यवाद करूंगा और ये बहुत बहुत सर का मैं आभारी हूं कि जगरांव पंजाब को इन्होंने ऐसा मान बख्शा कि पंजाब में वो चीज़ें होने लगी हैं अब जो विश्व स्तर पे नहीं होती थी। और दोस्तों ये बताना चाहूँगा, न्यू कोकिला हॉस्पिटल जगरांव, नंबर नीचे उसमें लिखा रहेगा, में वो काम हो रहे हैं 3 दिल के स्पेशलिस्ट और वो काम हो रहे हैं जो विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा लेके जाएंगे। और जितने कम समय में भगवान की कृपा से हमें रिस्पांस देखने को मिला है, तो आई अगेन थैंक गॉड एंड थैंक्स सर फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस फैसिलिटी। एंड लास्ट में कुछ शब्द कहें सर। वी आर फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद न्यू कोकिला हॉस्पिटल और यहाँ पर हम लोग का यही एम रहता है कि पेशेंट को कम से कम चार्ज किया जाए और अच्छे से अच्छा विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।